हेलो नीट एक्सपीरियंस कंसेप्ट ऑफ नीट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कि हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं। एंड एनसीईआरटी के हाइलाइट्स भी आपको मिलेगी एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि मैं एनसीईआरटी में ऐड किया हूँ वो भी आपको फायदा होने वाला है। तो ये 3 की इंपॉर्टेंट फीचर्स है हमारे लेक्चर्स के। लेक्चर 1 में हमने न्यूरल सिस्टम कंप्लीट किया था, देन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या होता है वो भी कंप्लीट किया था, एंड न्यूरॉन्स जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है ये भी हमने कंप्लीट किया। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, ये सारे कंसेप्ट हमने डिटेल में समझे थे। देन हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी देखे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल बॉडी एंड एक्सॉन। न्यूरॉन्स के कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी में कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं। देन यहाँ पे एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ कैसे फॉर्म होता है, स्वान सेल कैसे होते हैं, एंड देन यहाँ पे न्यूरिलीमा, एक्सोलीमा क्या होता है। तो अगर ये आपको पॉइंट समझ नहीं आता है तो लेक्चर 1 देखो, देन उसके बाद आपको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स समझ में आएगा। तो लेक्चर 2 में हम आज पढ़ने वाले हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। लेकिन इसको समझने से पहले आपको लेक्चर 1 के सारे पॉइंट समझ में आने चाहिए, अदरवाइज जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स आपको इजीली समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा भी तो आप भूल जाओगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे डाउट्स पूछते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ लेकिन याद नहीं रहता। बच्चे उसके पीछे एक ही रीजन है कि आपको कंसेप्ट क्लियरली समझ नहीं आता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर समझ में आएगा तो चीजें भूलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो कंसेप्ट पे फोकस करो, नीट आसान हो जाए। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, और पहले इसको हम अपने नोट्स से पढ़ेंगे, देन आपको ये एनसीईआरटी की लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो लेट स्टार्ट। तो हमें पता है कि बच्चे यहाँ पे सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। देन यहाँ पे एक्सॉन और सेल बॉडी का जंक्शन होता है जिसको हम एक्सॉन हेलॉग बोलते हैं। एंड आपको यहाँ पे देखो स्वान सेल दिख रहा है, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल मीन्स कि ये पार्ट ऑफ पीएनएस है, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीथ बना है। कैसे माइलिन शीथ बना है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे जो माइलिन शीथ है, दिस इज द माइलिन शीथ, और इस माइलिन शीथ के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा सेल है जिसको हम स्वान सेल बोलते हैं, और इसके पास न्यूक्लियस होता है। स्वान सेल आपको ध्यान रखना है, एंड देन स्वान सेल के नीचे यहाँ पे माइलिन शीथ है, तो माइलिनेशन एंड स्वान सेल। अब पॉइंट ये है कि न्यूरिलीमा और एक्सोलीमा क्या होता है। तो बच्चे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे जो आउटर कवरिंग होती है, जो स्वान सेल के ऊपर भी रहती है, कंटिन्यूअस लेयरिंग रहती है, इसको हम बोलते हैं न्यूरिलीमा। देन यहाँ पे एक पॉइंट समझना है कि ये जो एक्सॉन है, एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलीमा, एक्सॉन के मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलीमा, और इस एक्सोलीमा के अंदर एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो एक्चुअल में जो नर्व कंडक्शन होने वाला है इसी एक्सोलीमा मेम्ब्रेन की वजह से होने वाला है, इसी के साथ हमारा आयन एक्सचेंज होने वाला है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, एक्सोलीमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन। देन आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि जैसे जो हमारा एस्ट्रोसाइट है, एस्ट्रोसाइट मैंने बताया था कि ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर कैसे बनाता है, तो जैसे कि ये आपको कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी दिख रही है, ये ब्लड कैपिलरी के ऊपर आपको ये दिख रहा है कि जितने भी एस्ट्रोसाइट्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं। ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड में, हमारे ब्लड कैपिलरी में बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स हमारे न्यूरॉन्स के साथ कंबाइंड हो सकते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर जा सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप कंसेप्ट ऑफ नीट विदाउट स्पेस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो अपना चैनल आ जाएगा, और वहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने नीट एक्सपीरियंस दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस लेक्चर में हम आपको पूरा कंसेप्ट समझाते हैं, और कंसेप्ट जो होते हैं वो आपके नीट वेज होते हैं। यहाँ पे कोई टाइम पास वगैरह लेक्चर्स नहीं रहते, और मस्ती मजाक भी बहुत कम होता है, मतलब नहीं के बराबर ही होता है। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए, सो स्टे कनेक्टेड। देन हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े थे, जिसमें कि हमने देखा नॉन पोलर या ए पोलर, जो हाइड्रा या एमेक्राइन सेल ऑफ द रेटिना में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हमने ये पढ़ा था यूनिपोलर, यूनिपोलर में हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ एक्सॉन ही प्रेजेंट होते हैं। देन बाईपोलर, बाईपोलर में हमने देखा कि रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट हैं और एक्सॉन भी प्रेजेंट है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया है। सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर में ब्रांच्ड एक्सॉन होते हैं जो कि स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मीन्स नीट के एग्जाम में आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो। देन मल्टीपोलर, मल्टीपोलर में साइटोन और एक्सॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है कि मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है, और ये एनसीईआरटी में मीन्स पूछा जा सकता है। बाईपोलर भी एनसीईआरटी में, यूनिपोलर भी है और मल्टीपोलर भी है। एनसीईआरटी में नॉन पोलर, ए पोलर जो कि हाइड्रा में प्रेजेंट होता है ये नहीं है, लेकिन हाइड्रा जो है आपके एग्जाम्पल में है, इस वजह से आपको समझना है कि नॉन पोलर और ए पोलर जो कि हाइड्रा में प्रेजेंट होता है
और जो सूडो यूनिपोलर होते हैं वो स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने। देन बेसिक फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो हमें पता है बच्चे कि जो सीएनएस है, सीएनएस से दो, एक इम्पल्स आता है और एक इम्पल्स को लेके जाता है। तो जो न्यूरॉन्स इम्पल्स को लेके आता है उसको हम सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन बोलते थे, वो सेंसरी ऑर्गन से लेके आता था। एंड एक न्यूरॉन होता है जो सीएनएस से उस ऑर्गन को कनेक्ट करता है जहाँ पे न्यूरॉन के इम्पल्स को लेके जाता है, तो लेके जाने वाले को मोटर या इफरेंट न्यूरॉन बोलते थे। तो ये हमें पता है ऑलरेडी। तो 2 टाइप्स के ये हो गए। एंड कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और ये इस दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इसलिए इसको एसोसिएशन या रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं या इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। तो 3 टाइप्स के न्यूरॉन हो गए, एक हमारा सेंसरी, मोटर और एसोसिएटेड। तो टाइप ऑफ न्यूरॉन में हमें पता है कि सेंसरी, इफरेंट एंड एसोसिएटेड, ठीक है। लेकिन यही चीज़ नर्व की बात करते हैं, नर्व। तो आप ध्यान रखो, नर्व क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है। सो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स में सेंसरी नर्व्स, इफरेंट नर्व्स, और जब सेंसरी और इफरेंट मतलब सेंसरी और मोटर दोनों ही होंगे तो उसको हम मिक्स नर्व बोलेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, न्यूरॉन एंड नर्व दोनों ही 3 टाइप्स के होते हैं। सेंसरी, इफरेंट, एसोसिएटेड की बात करें, एसोसिएटेड मतलब यहाँ पे न्यूरॉन की बात हो रही है, और नर्व की बात करें मतलब सेंसरी नर्व, इफरेंट नर्व एंड मिक्स नर्व। इफरेंट को हम बोल सकते हैं मोटर नर्व, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको हम देख लेते हैं। द बेसिस ऑफ माइलिनेशन 2 टाइप्स के एरिया होती है, एक वाइट मैटर एंड एक ग्रे मैटर, ठीक है। तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर कैसे फॉर्म होता है? तो हमें पता है कि सीएनएस में माइलिन का फॉर्मेशन कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट। इन सीएनएस जब माइलिन शीथ फॉर्मेशन होता है तो ये जो माइलिन है ये वाइट इन अपीयरेंस होता है, ठीक है। वाइट इन अपीयरेंस होने की वजह से जो माइलिन शीथ है वो उसको बोलते हैं वाइट मैटर फॉर्म करता है, ठीक है। एंड कलर इसका कैसा होता है? ऑब्वियसली बात है, वाइट कलर होता है। और ये फास्ट कंडक्शन होता है। कैसे होता है हम वो बाद में देखेंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको समझना है कि जहाँ पे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होगा वो वाइट मैटर होगा, ठीक है। माइलिनेटेड नर्व फाइबर वाइट मैटर फॉर्म करते हैं। लेकिन जो ग्रे नर्व होते हैं, ग्रे नर्व फाइबर, वो नॉन माइलिनेटेड। फॉर एग्जांपल ये नॉन माइलिनेटेड है तो वाइट मैटर तो है नहीं, मीन्स कि यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है। माइलिन शीथ नहीं है तो वाइट अपीयरेंस नहीं होगा। ये ग्रे कलर का कैसे दिखता है? तो मैंने बच्चे आपको बताया था, जो यहाँ पे साइड सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के पास राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम्स यहाँ पे आपको दिखेगा निसेल्स ग्रेन्यूल्स जिसको बोलते थे, तो डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइबोसोम है वो ग्रे इन अपीयरेंस होता है। तो साइटोन जो सेल बॉडी होता है वो हमेशा ग्रे नर्व फाइबर फॉर्म करता है। इसके एग्जांपल्स भी याद रखो, सेरेबरम और सेरिबेलम जो होता है, जहाँ पे आप देखोगे जो ग्रे मैटर होता है वो आउटसाइड होता है और व्हाइट मैटर होता है वो सेंटर पे होता है। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में देखोगे व्हाइट मैटर आउटसाइड पेरिफेरल होता है और जो सेंटर पे होता है वो ग्रे मैटर होता है। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ न्यूरॉन। इसमें सबसे पहले याद रखना है कि जो एक्सोलीमा होता है, एक्सोलीमा के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है और इसके बाहर एक फ्लूइड होती है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो इस मेम्ब्रेन के बाहर के फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इस मेम्ब्रेन के अंदर के फ्लूइड को इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में एक आयन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम आयन, विच इज द मोस्ट एबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज सोडियम, एंड विच आयन इज द मोस्ट एबंडेंट इंट्रासेलुलर फ्लूइड विच इज पोटेशियम। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो एक्सोलीमा होता है, इस एक्सोलीमा मेम्ब्रेन पे कौन कौन से चैनल प्रेजेंट होते हैं जो इसके आयन के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 3 टाइप्स के चैनल होते हैं। पहला ओपन चैनल, दूसरा वोल्टेज गेटेड चैनल, एंड थर्ड कैरियर प्रोटीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप. So keep in mind all these channels. 3 types of channel present on the exolemma. So first channel, open channel. Open channel is always open. चाहे कोई भी कंडीशन हो इस मेम्ब्रेन का, चाहे वो पोलराइज स्टेट हो, डीपोलराइज स्टेट हो, कैसा भी कंडीशन हो, ओपन चैनल ऑलवेज ओपन रहता है। अब यहाँ पे ओपन चैनल से रिलेटेड दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको, पोटेशियम इज मोर परमिएबल देन सोडियम। ओपन चैनल से सबसे ज्यादा पोटेशियम ट्रांसफर होता है एज कंपेयर टू द सोडियम। देन हम बात करते हैं वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल इस नाम से ही क्लियर है, जब इसको वोल्टेज मिलेगा तो ओपन होगा, नहीं मिलेगा तो ये ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है कि ओनली ओपन व्हेन स्टिमुलस इज अप्लाइड। एंड सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, सोडियम इज मोर परमिएबल देन पोटेशियम फॉर द VGC. Then third channel is carrier protein. Carrier protein form the sodium potassium pump. This is the sodium potassium pump
मीन्स कि ये सोडियम और पोटेशियम को पंप करने का काम करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कैरियर प्रोटीन है इसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के हेल्प से यहाँ पे आयन का एक्सचेंज करता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम चेन में जो ट्रांसफर होता है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब ये काम क्या करता है, तो ये सिंपल सा काम करता है बच्चे कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वहाँ पे सोडियम ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम को मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ओपन चैनल है और वीजीसी है ये दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ओपन चैनल एंड वीजीसी ये दोनों ही पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। नो नीड ऑफ एटीपी फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस, बट carrier protein, which is also called the sodium potassium pump, is required a ATP for the transport of sodium and potassium, so this is called the active transport. Keep in mind this all point. अगर आपको ये समझ में आया कि 3 टाइप्स के चैनल होते हैं, कब कैसे काम करेगा ये हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लेकिन आपको 3 टाइप्स के चैनल याद होने चाहिए कि जो एक्सोलीमा है इसके पास 3 टाइप्स के चैनल होते हैं, जिसमें कि ओपन चैनल ऑलवेज ओपन होता है, एंड सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है, ये यहाँ पे सोडियम आयन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेंटेन करने का काम करता है। ईजीसी तभी ओपन होगा जब इसको स्टिमुलस मिलेगा, अदरवाइज ये क्लोज ही रहता है। तो मेनली आपको कौन सा याद रखना है, ओपन और सोडियम पोटेशियम पंप जो कि रेस्टिंग स्टेज में हैं, दोनों ही ओपन रहते हैं। अब देखेंगे इसको कब कौन ओपन होगा, क्लोज होगा, कैसे काम करेगा, हम आगे कंडक्शन वाले प्रोसेस में देखेंगे। चैनल से रिलेटेड एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन द न्यूरल मेम्ब्रेन एंड दीज आयन चैनल आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू द डिफरेंट टाइप ऑफ आयन। हमारा जो एनसीईआरटी है उसने ये नहीं बताया है कि कौन कौन से चैनल प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारे चैनल्स प्रेजेंट हैं वो सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं, मीन्स कि ऑल चैनल आर specific to the specific ions. So ध्यान रखना है all channels are specific to the specific ion. So the first stage in the conduction of nerve impulse is the resting stage. मान लो जो हमारा न्यूरॉन है वो अभी रेस्टिंग स्टेज पे, मीन्स नो स्टिमुलस इज प्रोड्यूस, तो उसको हम रेस्टिंग स्टेज बोलेंगे। तो रेस्टिंग स्टेज में कैसा कंडीशन रहता है एक्सोलीमा का, कौन कौन सा गेट काम करता है देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो एक्सोलीमा है, एक्सोलीमा के आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एक्सोलीमा के आउटसाइड पे पॉजिटिव चार्ज है, एंड एक्सोलीमा के इनसाइड में आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मीन्स की आउटसाइड पॉजिटिव एंड इनसाइड नेगेटिव। तो क्योंकि रेस्टिंग स्टेज में है, रेस्टिंग स्टेज पे आपको फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि आउटसाइड मेम्ब्रेन इज पॉजिटिव एंड इनसाइड मेम्ब्रेन इज नेगेटिव, विच इज कॉल्ड द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है -70 मिलीवोल्ट, -70 मिलीवोल्ट, जिसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। नेगेटिव क्यों लगा, क्योंकि जो इनर मेम्ब्रेन है उसी के बेसिस पे नेगेटिव पॉजिटिव टर्म यूज करते हैं। मेम्ब्रेन का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इनसाइड, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिलीवोल्ट। अब हम बात करते हैं कि इस मेम्ब्रेन का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन मेंटेन करता है, कैसे मेंटेन करता है। तो यहाँ पे एक ओपन चैनल होता है। ओपन चैनल जैसे कि मैंने बताया था, कोई भी स्टेज हो नर्व कंडक्शन का उसमें ओपन चैनल हमेशा ही ओपन रहता है, ठीक है। लेकिन हमें पता है ओपन चैनल में पोटेशियम ज़्यादा परमिएबल होता है, सोडियम कम परमिएबल होता है। सो ओपन चैनल का काम है यहाँ पे पोटेशियम को बाहर करता है, सोडियम को अंदर करता है। तो पोटेशियम रैपिडली बाहर होता है और सोडियम स्लोली इनसाइड में आता है। मीन्स यहाँ पे होता क्या है कि ओपन चैनल की वजह से पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है आउटसाइड, मीन्स कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परमेबिलिटी पोटेशियम की ज़्यादा है। सोडियम की परमेबिलिटी कम होने की वजह से यहाँ पे सोडियम कम आएगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इनसाइड भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट में बढ़ रहा है एज रेस्पेक्ट टू पोटेशियम। तो सोचो बाहर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होगा, जिसकी वजह से इनसाइड में जो निगेटिव चार्जेस हैं वो ज़्यादा दिखेंगे। इस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन है बाहर क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अब दूसरा कौन सा चैनल होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल। तो वोल्टेज गेटेड चैनल भैया तब तक ओपन और काम नहीं करेगा जब तक कि यहाँ पे स्टिमुलस नहीं आएगा, और ये तो रेस्टिंग स्टेज है। तो रेस्टिंग स्टेज में तो कोई इम्पल्स नहीं आएगा, कोई वोल्टेज नहीं आएगा, तो वोल्टेज गेटेड चैनल यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता है, मीन्स
क्लोज रहता है, काम नहीं करता है। अब बात करते हैं सोडियम पोटेशियम चैनल की। तो सोडियम पोटेशियम चैनल जो होता है ये यहाँ पे एक्टिव रहता है। क्यों एक्टिव रहता है? क्योंकि भाई बाहर वाले मेम्ब्रेन को इसको पॉजिटिव बना के रखना है, और बाहर वाले मेम्ब्रेन को पॉजिटिव बना के रखना है, और अंदर वाले मेम्ब्रेन को निगेटिव बना के रखना है। तो इस वजह से यहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये एक्टिव रहता है, और एक्टिव होके एटीपी यूज करता है, इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और मेंटेन द आयनिक कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये 3 सोडियम को बाहर भेज देता है, 3 सोडियम को बाहर भेज देता है, और 2 सोडियम को अंदर लेके आता है, जिसकी वजह से इस मेम्ब्रेन की पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहती है। मीन्स रेस्टिंग स्टेज पे बाहर आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये सोडियम पोटेशियम पंप हेल्प करता है, और इसके लिए एटीपी यूज करता है। तो हमें समझ में आया कि रेस्टिंग स्टेज में ओपन चैनल है, ओपन रहता है, और सोडियम पोटेशियम चैनल भी काम कर रहा है। अब रेस्टिंग स्टेज पे जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल आउटसाइड पॉजिटिव इनसाइड नेगेटिव होती है, इस स्टेज को हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। सो आपको रेस्टिंग स्टेज से रिलेटेड ये ध्यान रखना है कि एट रेस्टिंग स्टेज ओपन चैनल काम करता है और कैरियर प्रोटीन काम करता है, बीसीजी क्लोज रहता है। और रेस्टिंग स्टेज पे जो मेम्ब्रेन की पोटेंशियल होती है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं, जो कि नेगेटिव 70 मिली वोल्ट होता है। नेगेटिव 70 मिली वोल्ट क्यों बोलते हैं, और ये नेगेटिव में ही क्यों बोलते हैं? ओके, सो व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेज विच इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेज। मीन्स यहाँ पे हमें पता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं उस डेंड्राइट से हमें कुछ स्टिमुलस मिले, और ये स्टिमुलस यहाँ पे एक्सॉन से होकर यहाँ पे एक्सॉन के टर्मिनल एंड सिनेप्स तक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक एक्सॉन हिलॉक होता है, एक्सॉन हिलॉक विच कनेक्ट द साइटोन विच इज कॉल्ड सेल बॉडी। दिस एक्सॉन हैव द VCG channel, and there is two type of VCG channel. One is sodium VCG channel and another is potassium VGC channel. ठीक है, so sodium and potassium VGC channel is present at the axon hillock, and sodium VGC channel open. Sodium VGC channel open when threshold stimulus is received. Means कि कुछ stimulus आए, और stimulus जैसे ही आए VCG ओपन हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, VGC तभी ओपन होगा जब इसको कुछ स्टिमुलस मिलेगा, कुछ वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही वोल्टेज मिलता है यहाँ पे सोडियम VGC ओपन हो जाता है, और सोडियम VGC ओपन होने की वजह से यहाँ पे सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा सोडियम यहाँ पे इंटर करता है। अचानक से बहुत ज़्यादा सोडियम इंटर करने की वजह से इस मेम्ब्रेन की पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ पे इन साइड पे पॉजिटिव हो जाता है और आउटसाइड पे नेगेटिव हो जाता है। इस स्टेज को बोलते हैं डीपोलराइजेशन, क्योंकि हमने पोलराइज स्टेज में क्या देखा कि पोलराइज स्टेज में इनसाइड नेगेटिव है, आउटसाइड पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे सोडियम के अचानक से बहुत ज़्यादा इनसाइड इंटर करने की वजह से इस मेम्ब्रेन की पोटेंशियल चेंज हो गई, जिसको हम बोलते हैं डीपोलराइज स्टेज। पहला पॉइंट समझ में आया, यहाँ पे सोडियम VGC ओपन हुआ, सोडियम बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इंटर किया और पोटेंशियल चेंज हो गया, जिसकी वजह से इस कंडीशन को बोलते हैं डीपोलराइज स्टेज। तो बात यह है कि क्या ओपन चैनल ओपन रहेगा, क्या सोडियम पोटेशियम चैनल अभी भी काम करेगा? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मैंने पहले ही बताया था कि ओपन चैनल तो ऑलवेज ओपन रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए रहता है। आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो पोटेशियम पंप है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है। तो सोचो कि अगर यहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन हमें अंदर बहुत ज़्यादा आया और भी यहाँ पे VGC ओपन हुआ, सोडियम VGC ओपन हुआ, बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर आया, और यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप भी ओपन है, तो ये क्या करेगा बच्चे, जो इनसाइड सोडियम आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये बाहर की तरफ फेंक देगा इसको, क्योंकि मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो ये अपना फास्ट काम करना स्टार्ट करेगा और सारे सोडियम को बाहर फेंक देगा। मीन्स कि ये कंडीशन जनरेट ही नहीं होगी, डीपोलराइजेशन। सो जब एक्साइटेड स्टेट होता है तो जैसे ही सोडियम VGC ओपन होता है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो क्लोज हो जाता है, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होगा तो यहाँ पे मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से वो मेंटेन कर देगा और आउटसाइड पॉजिटिव और इनसाइड नेगेटिव रह जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, आउटसाइड नेगेटिव इनसाइड पॉजिटिव। तो यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है
वो क्लोज हो जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये बात हमें समझ में आ गया कि सोडियम VGC ओपन हुआ, ओपन चैनल तो ओपन ही रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप क्लोज हो गया, तो हमें यहाँ पे चैनल समझ में आ गया। लेकिन अब नर्व इम्पल्स ट्रांसफर कैसे होता है, यहाँ पे नर्व इम्पल्स एक्सॉन हिलॉक से यहाँ पे सिनेप्टिक नोब तक कैसे जाएगा, तो यहाँ पे आयन के एक्सचेंज होते हैं कि अभी जब यहाँ पे सोडियम आयन इंटर किया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गए और यहाँ निगेटिव चार्ज बने। अभी जो एक्सॉन हिलॉक के बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो अभी भी पोलराइज स्टेट में, मीन्स रेस्टिंग स्टेज में, तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज की तरफ मूव करता है और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव की तरफ मूव करता है। सो यहाँ के आयन धीरे धीरे इधर मूव करने लगते हैं और इधर के आयन धीरे धीरे इधर मूव करने लगते हैं और यहाँ का इम्पल्स धीरे धीरे ऐसे मूव करता जाएगा। डीपोलराइजेशन के बाद यहाँ पे फिर से ये जो मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग में जाना चाहता है, मीन्स एक्साइटेड स्टेट से रेस्टिंग में जाना चाहेगा। जैसे मैंने बताया था कि VGC 2 टाइप्स के होते हैं, एक सोडियम VGC, एक पोटेशियम VGC। तो अब यहाँ पे पोटेशियम VGC ओपन हो जाएगा। पोटेशियम VGC के ओपन होते ही बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसफर होने लगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लार्ज अमाउंट में पोटेशियम ट्रांसफर होने की वजह से जो आउटर मेम्ब्रेन है वो फिर से पॉजिटिव हो जाता है, और इनर मेम्ब्रेन फिर से निगेटिव हो जाता है। इस कंडीशंस को बोलते हैं रीपोलराइजेशन, क्योंकि ये पोलराइज स्टेट के जैसा ही हो गया लेकिन ये दोबारा हुआ है, इसलिए इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है रीपोलराइजेशन किसकी वजह से हो रहा है, पोटेशियम VGC चैनल की वजह से। अभी भी यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्लोज्ड है, क्या क्लोज रहेगा, नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो हमें आउटर मेम्ब्रेन को पॉजिटिव करना है और आउटर मेम्ब्रेन का पॉजिटिव करने का काम तो सोडियम पोटेशियम पंप का भी है। मीन्स कि जैसे ही यहाँ पे हमें रेस्टिंग स्टेज में जाना शुरू होते हैं वैसे ही पोटेशियम VGC ओपन हो जाता है, ओपन वाला चैनल तो ओपन ही रहेगा, ठीक है। और सोडियम पोटेशियम पंप का काम ही है ये आउटर मेम्ब्रेन को पॉजिटिव चार्ज बना कर रखे। तो इस कंडीशंस पे तीनों ही चैनल काम करते हैं और तीनों ही चैनल काम करने की वजह से जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को और इस स्टेज को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो आपको 3 कंडीशंस दिखेंगे न्यूरॉन में, पहला रेस्टिंग स्टेज पोलराइज, दूसरा डीपोलराइजेशन जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हुआ किसकी वजह से, सोडियम VGC की वजह से। देन यहाँ पे फिर से पोटेंशियल चेंज हुआ किसकी वजह से, पोटेशियम VGC की वजह से, इसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं। तो फिर से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, रेस्टिंग स्टेज में आ जाएगा। ये 3 स्टेजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा नर्व कंडक्शन होता है। शॉर्ट पॉइंट्स में हम देख लेते हैं कौन से चैनल कब काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोलराइज स्टेज मीन्स सोडियम पोटेशियम पंप काम करेगा, यस, ओपन चैनल ओपन रहता है। VGC कोई भी चैनल ओपन नहीं रहेगा क्योंकि ये रेस्टिंग स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज में कोई स्टिमुलस नहीं आता है, इस वजह से ये काम नहीं करेगा। देन इनसाइड चार्ज हमें पता है नेगेटिव होता है, रेस्टिंग स्टेज में इनसाइड चार्ज नेगेटिव होता है। देन आया डीपोलराइज स्टेज जिसको हम एक्साइटेड स्टेज भी बोलते हैं। तो एक्साइटेड स्टेज में सोडियम पोटेशियम काम करना बंद कर देता है। अगर ये काम करना बंद नहीं करेगा तो फिर मेम्ब्रेन पोटेंशियल को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका काम ही क्या है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करके रखना, ठीक है। देन ओपन चैनल ओपन ही रहता है ऑलवेज। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे डीपोलराइज स्टेट आया तो डीपोलराइज स्टेज में जाने के लिए सोडियम VGC ओपन होना जरूरी है, लेकिन पोटेशियम ओपन होता है क्या, नहीं, डीपोलराइज में नहीं होता है। डीपोलराइज में हमेशा ध्यान रखना है सोडियम VGC ओपन होता है, पोटेशियम VGC क्लोज रहता है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव से चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता है। देन रेस्टिंग स्टेज फिर से आता है जिसको हम रीपोलराइजेशन स्टेज बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेज आने के लिए फिर से ये सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा, मतलब ऑन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ओपन चैनल एक्टिव ही रहता है। यहाँ पे सोडियम VGC क्लोज हो जाएगा और पोटेशियम VGC ओपन हो जाएगा और इनसाइड चार्ज फिर से कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हाइपर रिपोलराइजेशन होता है, मीन्स कि हाइपर यहाँ पे जो पोलराइजेशन स्टेज है वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो जाता है। तो लॉन्ग टाइम क्यों होगा, क्योंकि अब देखो ये जो पोटेशियम चैनल है ये ओपन हुआ है और पोटेशियम चैनल अगर क्लोज ही नहीं हो, लेट से क्लोज हो, तो सोचो वो मेम्ब्रेन बहुत लॉन्ग टाइम के लिए रेस्टिंग स्टेज में जाएगा। तो बहुत ये भी रेस्टिंग स्टेज जैसा ही है। तो सोडियम पोटेशियम चैनल तो ओपन ही होगा, ओपन चैनल ऑलवेज ओपन। यहाँ पे पोटेशियम VGC क्लोज रहेगा और पोटेशियम VGC ओपन रहेगा और इनसाइड चार्ज अभी भी निगेटिव ही बना रहेगा। हाइपर रिपोलराइजेशन, क्योंकि ये भी रेस्टिंग टाइप से है, ये रेस्टिंग है ही और रिपोलराइजेशन फिर से रेस्टिंग आया है। तो आपको ध्यान रखना है रेस्टिंग फिर से रेस्टिंग और लॉन्ग टाइम तक रेस्ट। सिर्फ डीपोलराइजेशन मीन्स
यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट समझना। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, और आपको टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो या फिर डाउट पूछ सकते हो। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। फॉर एग्जांपल ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स ने स्टिमुलस को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे स्टिमुलस को सेल बॉडी में ट्रांसफ़र किया। सेल बॉडी में जो स्टिमुलस आता है वो ग्रेडेड स्टिमुलस होता है, ग्रेडेड पोटेंशियल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पोटेंशियल है वो डिस्टेंस के बेसिस पे डिक्रीज होते रहता है। फॉर एग्जांपल स्टिमुलस यहाँ तक आया, और यहाँ से यहाँ तक आने में स्टिमुलस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर यहाँ पे मान लो कि 10 मिलीवोल्ट का स्टिमुलस है, यहाँ आते आते 0 हो सकता है, ठीक है। तो सेल बॉडी में जो स्टिमुलस आता है वो ग्रेडेड पोटेंशियल होता है, और ग्रेडेड पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज विद द डिस्टेंस एंड टाइम। देन एक्सॉन हिलॉग, हमें पता है एक्सॉन हिलॉग में BGC ओपन होता है, BGC से ओपन होने के बाद स्टिमुलस आगे फर्दर बढ़ता है। एक्सॉन में जो स्टिमुलस ट्रांसफ़र होता है इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, AP, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, ध्यान रखना है। एक्शन पोटेंशियल मूव विद द सेम मैग्नीट्यूड इन द एक्सॉन, एंड ग्रेडेड पोटेंशियल डिक्रीज विद द डिस्टेंस एंड टाइम। नेक्स्ट ये ग्राफ आपको याद रखना है, समझना है। तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए एक वोल्टेज बनाते हैं, वोल्टेज वर्सेस टाइम, वोल्टेज वर्सेस टाइम। फॉर एग्जांपल जब रेस्टिंग स्टेज में थे तो वोल्टेज हमारा क्या था, 0 था, और 0 होने के साथ साथ में हमें पता है कि इस 0 को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप काम कर रहा था, और ओपन चैनल तो काम ही था, BGC क्लोज था। जब वोल्टेज 0 था इस कंडीशंस को बोलते थे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि -70 मिलीवोल्ट था। तो जैसे ही कुछ स्टिमुलस आया, यहाँ पे कुछ स्टिमुलस आया मीन्स कुछ इम्पल्स आया, और वो इम्पल्स कितना आया, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जिसको बोलेंगे -60 मिलीवोल्ट का आया, -60 मिलीवोल्ट का इम्पल्स आया। तो इम्पल्स आते ही यहाँ पे सोडियम चैनल, सोडियम BGC चैनल ओपन हो जाता है, और सोडियम इनसाइड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन जनरेट होती है जिसको डीपोलराइजेशन बोलते हैं, मीन्स कि जो मेम्ब्रेन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेज में जाते 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 एक ऐसा कंडीशन आता है, पीक लेवल पे चला जाता है। पीक लेवल पे जाने के बाद फिर से वो यहाँ पे रेस्टिंग स्टेज में आना चाहेगा। तो रेस्टिंग स्टेज में फिर से आने के लिए तो सोडियम चैनल है, सोडियम इधर जो सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम BGC ओपन हुआ। देन रेस्टिंग में आने के लिए जिसको हम रीपोलराइजेशन बोलते हैं, तो सोडियम क्या हो गया, क्लोज हो गया यहाँ पे, एंड पोटेशियम BGC ओपन हो गया। तो सोडियम क्लोज हुआ, पोटेशियम ओपन हुआ, तो यहाँ पे कंडीशन जनरेट हुआ जिसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन मीन्स फिर से पोटेंशियल क्या हो गया, वोल्टेज 0 पे आ गया, ठीक है। लेकिन मान लो कि कुछ टाइम के लिए जो पोटेशियम है वो क्लोज ही नहीं हुआ, मीन्स कि जब पोटेशियम क्लोज नहीं होगा तो ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल और निगेटिव जाते रहेगा, ठीक है। और ये कहाँ तक निगेटिव गया, -85 तक गया, जिसको हम बोलते हैं हाइपर रिपोलराइजेशन, हाइपर रिपोलराइजेशन। और क्योंकि पोटेशियम चैनल लेट से बंद हुआ, और लेट से बंद होगा तो ये 0 तक फिर से आने में इसको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन, एंड ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम। सो कीप इन माइंड पोटेशियम गेट क्लोज्ड, कहाँ पे क्लोज्ड हुआ आपको समझना है, यहाँ पे क्लोज्ड हुआ, ठीक है। क्लोज कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसलिए इसको बोला हाइपर पोलराइजेशन। अगर ये ग्राफ आपके क्वेश्चन में आए तो ध्यान रखो। सो द नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी, ये यहाँ पे गलत लिखा होता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ नॉन रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं, टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एक्साइटेड न्यूरॉन फॉर द रीस्टोरिंग नॉर्मल पोलराइजेशन टाइम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो रिफ्रैक्टरी पीरियड आप देखो, यहाँ पे पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, और पोलराइजेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल आ रहा है, मतलब फिर से वोल्टेज 0 हो रहा है। तो इस यहाँ से यहाँ तक के टोटल स्टेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड मैंने नोट किया है। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी नो दैट दिस इज द एक्सोलीमा, और एक्सोलीमा के पास यहाँ पे माइलिन शीथ फॉर्मेशन है। माइलिन शीथ फॉर्मेशन होने की वजह से नर्व इम्पल्स कंडक्शन में क्या इफेक्ट आता है, तो ये देखो कि जहाँ पे माइलिन शीथ होगा यहाँ पे चार्ज का कंडक्शन बंद रहेगा, ठीक है। जहाँ पे भी माइलिन फॉर्मेशन होगा चार्ज का यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होने की वजह से सोचो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डायरेक्टली जंप करेगा यहाँ तक, मीन्स कि जो प्रोसेस यहाँ पे लगने वाला था, जो टाइम यहाँ तक लगने वाला था, ये टाइम कम हो गया, डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जंप किया।
मीन्स कि जैसे ही माइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा उसमें कंडक्शन फास्ट होगा। सिर्फ इस चीज़ को समझने के लिए है, जो कि माइलिन शीथ कैसा काम करता है, एक्ट एज रेजिस्टेंस और इंसुलेटर। और हमें पता है कि नोड ऑफ रेनवियर जहाँ पे माइलिन शीथ क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। मीन्स कि ये एक कंडक्शन जोन है जहाँ पे आयन एक्सचेंज होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि साल्टेटरी कंडक्शंस क्या बोलते हैं। साल्टेटरी कंडक्शन मीन्स कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में कंडक्शन फास्ट होने की वजह से उस कंडक्शन को हम साल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं, जो कि लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। सपोज मान लो कि जो माइलिन शीथ है वो कंटिन्यूअस ऐसे बना हुआ है, कंटिन्यूअस। तो अगर कंटिन्यूअस माइलिनेशन होने की वजह से सोचो क्या आयन एक्सचेंज हो पाएगा क्या? अब ऐसा होगा नहीं कि यहाँ से डायरेक्टली जंप करके यहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस माइलिनेशन प्रेजेंट अगर है एक्सॉन में तो यहाँ पे कोई कंडक्शन नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कंटिन्यूअस माइलिन शीथ नॉन कंडक्टिव होता है। एक रूल आपको ध्यान रखना है, ऑल और नन रूल। या तो नर्व कंडक्शन होगा या फिर नहीं होगा, दो ही कंडीशन पॉसिबल है। तो इसके लिए एक कंडीशन है सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। मीन्स कि थ्रेशोल्ड से लो, बिलो द थ्रेशोल्ड। मीन्स हमें पता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो -70 मिली वोल्ट होता है, -70 मिली वोल्ट। तो अगर -70 मिली वोल्ट से कोई 10 वोल्ट भी ज़्यादा दे रहा है, मीन्स कि अगर स्टिमुलस उसको -60 मिली वोल्ट मिल रहा है तो -60 मिली वोल्ट पे वो नर्व कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। थ्रेशोल्ड मीन्स, थ्रेशोल्ड का कंसेप्ट मैंने बताया था कि यहाँ पे जो सोडियम का फ्लक्स जनरेट होता है वो उसको स्टिमुलस मिलना चाहिए, और उस स्टिमुलस की वैल्यू अप्रॉक्स 60 मिली वोल्ट होना चाहिए। मिनिमम -60 मिली वोल्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मीन्स कि 10 मिली वोल्ट हायर देन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि एक थ्रेशोल्ड का काम करता है। अब ये थ्रेशोल्ड की कहानी आप समझो। फॉर एग्जांपल कि एक ऑटो वाला है, इस ऑटो वाले के पास पीछे 4 सीट है बैठने के लिए, ठीक है। तो जब तक 4 लोग बैठेंगे नहीं तब तक ये ऑटो वाला स्टार्ट नहीं होगा चलना। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया हो गया कि ऑटो के पास 4 लोग बैठेंगे तो ही ये ऑटो स्टार्ट होगा। मीन्स 4 पीपुल आर द थ्रेशोल्ड फॉर द ऑटो। वैसे ही थ्रेशोल्ड जनरेट होता है, मीन्स कि 60 मिली वोल्ट अगर इसको पोटेंशियल मिलेगा तो ही ये स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सब थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि थ्रेशोल्ड से कम। अगर थ्रेशोल्ड से कम स्टिमुलस मिला तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज मान लो कि थ्रेशोल्ड मिल जाए, मीन्स कि ऑटो वाले को 4 लोग मिल जाएं तो ये ऑटो वाला चलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन ऑटो वाले भैया को तो आप जानते ही हो ना कि 4 लोग से ज़्यादा भी मिलेंगे तो 4 लोग से ज़्यादा को भी बैठाएगा और 8 लोगों को भी लेके जाएगा। मीन्स कि थ्रेशोल्ड चाहिए उसको, मिनिमम 4 लोग तो चाहिए, और 4 से ज़्यादा मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, वो भी बैठा के लेके जाएगा। मीन्स कि थ्रेशोल्ड तो मिनिमम 4 चाहिए ही, और थ्रेशोल्ड से ज़्यादा भी मिले, मीन्स नर्व को भी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिले, मीन्स कि मिनिमम 60 मिली वोल्ट मिले, या फिर मिनिमम 50 भी मिल सकता है, मिनिमम 50 मिली वोल्ट। निगेटिव में है तो जितना कम करते जाओगे उतना पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। या फिर मिनिमम 40 मिली वोल्ट। तो जितना इसको ज़्यादा थ्रेशोल्ड मिलेगा उतना चलेगा ही, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया तो समझ में आ गया। तो अगर मिनिमम मिलेगा तो ऑल रेस्पॉन्सेज स्टार्ट होगा। मान लो मैंने उसको पोटेंशियल दिया -10 मिली वोल्ट। -10 मिली वोल्ट मीन्स ये +60 ज़्यादा हो गया, ठीक है, +60 मिली वोल्ट ज़्यादा हो गया। तो +60 मिली वोल्ट ज़्यादा भी दूंगा तब भी वो उतना ही काम करेगा जितना काम कर रहा है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल उतना ही जनरेट करेगा और उसी मैग्नीट्यूड और उसी स्पीड के साथ चलेगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलेगा तो काम करेगा, थ्रेशोल्ड से कम होगा तो नहीं काम करेगा, थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा तो काम करेगा, थ्रेशोल्ड होगा तो काम करेगा। अब पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ कंडक्शन नर्व इम्पल्स जो होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड करता है क्या? मान लो कि ऑटो वाला भैया 4 लोगों को बैठाएंगे तो भी ये 30 के स्पीड से ही जाएगा, या फिर 8 लोगों को बैठाएगा तो भी ये ऑटो वाला भैया 30 के स्पीड से ही जाएगा, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे उसमें कितने भी लोग बैठे हो, ठीक है। कितना भी आप दे दो, आप 60 मिली वोल्ट दे दो, 50 मिली वोल्ट दे दो, या फिर 40 मिली वोल्ट दे दो, 40 मिली वोल्ट, क्योंकि जितना माइनस में कम करते जाओगे उतना ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा दोगे उससे कोई मतलब नहीं है। उसके थ्रेशोल्ड से ज़्यादा दे रहे हो मीन्स वो काम कर रहा है,
वो 100% काम करेगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रख। तो सवाल ये है कि नर्व कंडक्शन का स्पीड किस बात पे डिपेंड करता है। तो सपोज मान लो ऑटो वाला भैया को BMW दे दो, तो ऑटो वाले भैया तो स्पीड चला सकते हैं ना, लेकिन उनकी आदत वही रहेगी, जब तक उनको 4 पीपल्स नहीं मिलेंगे, मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी नहीं मिलेगा, तब तक वो नहीं चलेंगे। ठीक है, समझ में आएगा। तो स्पीड ऑफ कंडक्शन नर्व इम्पल्स जो होता है वो डायमीटर पे डिपेंड करता है, माइलिनेशन पे डिपेंड करता है कि अगर सपोज मान लो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, मीन्स कि उसमें स्पीड ऑफ कंडक्शन फास्ट होगा, और रिफ्रैक्टरी पीरियड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नर्व कंडक्शन स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होके रीपोलराइजेशन जब हुआ, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो ये जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा। ठीक है, तो जितना कम लगेगा रिफ्रैक्टरी पीरियड, नर्व कंडक्शन उतना ज़्यादा फास्ट होगा। तो आप इस पॉइंट को याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। रिफ्रैक्टरी पीरियड इन मैमल्स इज लो, सो नर्व इम्पल्स हाई स्पीड से ट्रांसफर होता है। सो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट आपको अब समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर पोलराइज्ड स्टेट, मीन्स इसका मेम्ब्रेन जो है वो पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज पोलराइज रहता है। आपको पता है पोलराइज स्टेट जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो निगेटिवली चार्ज, आउटर मेम्ब्रेन पॉजिटिवली चार्ज। Do you know why the membrane of neuron is polarized? So the answer is given in your NCERT. Different type of ion chain are present on the neural membrane, and you know that the open channel, VGC channel, and sodium potassium pump. These ion channel are selectively permeable to the different ion. ये आपको ध्यान रखना है, selectively permeable होता है। When the neuron is not conducting any impulse, means at resting stage, the axonal membrane is the comparatively more permeable to the potassium as compared to the sodium and nearly impermeable to the sodium ion. Similarly, the membrane is impermeable to the negatively charged protein present in the एक्जोप्लाज्म, जो कि मैंने आपको बताया था एक्जोप्लाज्मा में जो निगेटिवली प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं वो इम्परमिएबल होते हैं फ्रॉम द ओपन चैनल। देन द एक्जोप्लाज्मा इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। ये आपको ध्यान रखना है, एक्जोप्लाज्मा के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम and negatively charged protein होते हैं and low concentration of sodium ion. Then the next point, in contrast, the fluid outside of the axon contain low concentration of potassium and high concentration of sodium. तो ये कंडीशन मैंने आपको बताया था। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एबंडेंट कौन होता है। तो आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम सबसे ज्यादा एबंडेंट होता है एंड दस फॉर्म ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इस आयन की वजह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर्म होता है। आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन बाय सोडियम पोटेशियम पंप एंड विच ट्रांसपोर्ट द 3 सोडियम आउटवर्ड एंड 2 पोटेशियम इनटू द एक्सोप्लाज्मा। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाए हैं। अगर कंसेप्ट वहाँ समझ में आए होंगे तो एनसीईआरटी की ये लाइन आपको इजिली समझ में आई होगी। एज ए रिजल्ट, आउटर सर्फेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोसेस ए पॉजिटिवली चार्ज while inner membrane is negatively charged, and therefore this condition is called polarization. And the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called the resting membrane potential, which is negative 70 millivolt. So the point is, you might be curious to know about the mechanism of generation of the nerve impulse and the conduction along the axon. So भाई हम क्यों क्यूरियस होंगे, तुम लोग तो यही सोच रहे होगे। हमें तो सिर्फ नीट एग्जाम निकालने से मतलब है, नीट में एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर कौन पढ़। सो आप जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको सेम चीज़ पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी, आपको सेम फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है। तो अभी जो पढ़े रहोगे तो आपको एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा। सो व्हेन द स्टिमुलस इज अप्लाइड एट द साइट ए, फॉर एग्जांपल ए on the polarized membrane, the membrane at site A become freely permeable to the sodium, और सोडियम permeable होता है मीन्स सोडियम BCG ओपन हो जाता है and rapid influx of sodium होता है। तो followed by the several polarity at the site and the outer surface of the membrane become the negatively charged and inner side become the positively charged. So this polarity of membrane at the site A is reversed, so this is called the polarized state. So look at here, this is the site A where sodium channel is opened and the polarity changed, outside negative and inside positive. This condition is called the depolarized state. So the next point, the electrical potential difference across the plasma membrane
at site A is called the action potential, which is in fact term a nerve impulse. At site immediately ahead, the axon site B membrane has positive charge on outer surface and negatively charged on inner surface, जो कि हमें पता है, जो कि साइड B है, यहाँ पे हमें पता है कि ये पोलराइज स्टेट में है, मीन्स आउटर पॉजिटिवली चार्ज और इनर नेगेटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है करंट A टू B मूव करता है, इनसाइड द मेम्ब्रेन करंट A टू B मूव करता है एंड आउटसाइड द मेम्ब्रेन करंट B टू A मूव करता है। इसे यहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट होता है और इम्पल्स A से B की तरफ मूव हो जाता है। ये सारे कंसेप्ट हमने नोट्स में कवर किए हैं। सो एज ए रिजल्ट a current flow on inner surface from A to B side and on outer surface current flow from B to A side to complete the circuit of current flow, and hence the polarity at the site reverse and action potential generated at site B. So the impulse action potential generated at site A arrive at B, and the sequence is repeated along the length of axon, and consequently the impulse is conducted. So the important point is the rise in the stimulus induced permeability of sodium is extremely short lived. ये आपको assertion रीजन में पूछा जा सकता है कि जो impulse आया और वहाँ पे सोडियम BCG ओपन हुआ तो वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होते हैं, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड क्विकली फॉलोड बाय राइज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम आयन। मीन्स कि शॉर्ट टाइम के लिए भी सोडियम BCG ओपन हुआ एंड देन पोटेशियम BCG ओपन हो जाता है और फिर से मेम्ब्रेन अपना परमेबिलिटी को रीस्टोर कर लेता है, मीन्स कि पोलराइज स्टेट में आ जाता है। सो इट इज क्विकली फॉलोड बाय ए राइज इन परमेबिलिटी ऑफ पोटेशियम विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एंड potassium diffuse outside the membrane and restore the resting potential of the membrane at the site of excitation, and fiber become the once more responsive to the further stimulus, means polarized state again ready for the depolarization. I hope जनरेशन एंड कंडक्शन आपको नोट्स और NCERT की सारी लाइनें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर और वहाँ पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। डू हार्ड वर्क एंड बी कंसिस्टेंट अंटिल यू गेट MBBS सीट।